Uh, Hello everyone, my name is तुषार भारती. आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो आज के लेक्चर में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं. हम पास्कल्स लॉ के बारे में देखने वाले हैं. पास्कल्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि अगर आप कुछ भी एक प्रेशर लगा रहे हो तो वो हर पॉइंट पे ट्रांसमिट कर जाएगा बिना किसी लॉस के. ठीक है, तो वो हम देखेंगे, बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ. बेसिकली ये क्वेश्चन कहता है, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, बट मैं ये इसको कहूँगा कि आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ नेसेसरी फॉर द नीट एस्पिरेंट. बट येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई. बट आज के सिनेरियोज में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि ये नीट में भी आ जाए, क्योंकि बट इट ये नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ. बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसको आप मार्क करके रख सकते हो कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि फोर्स बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस. ठीक है, फोर्स बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस. तो इसमें क्या होता है कि सिंस की सरफेस कर्व्ड होती है तो आप पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि टफ हो जाएगा. फोर्स बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस, ऑन कर्व्ड सरफेस. ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न ये है कि लेट से कि एक कर्व्ड सरफेस है. ठीक है, लेट से कि ये इस तरह का कर्व्ड सरफेस है. ठीक है, और ये बेसिकली क्वार्टर ऑफ सिलेंडर है. ठीक है, ठीक है, मैंने मतलब सिलेंडर का एक क्वार्टर पोर्शन ले लिया, उसको कट कट कर दिया. ठीक है, इस तरह का है. ठीक है, और इसमें लेट से कि पानी आ रहा है इस तरफ से. ठीक है, वाटर आ रहा है. ठीक है, ये वाटर है. तो वाटर जो है इस कर्व्ड सरफेस पे, अगर आप इसको देखो, इस एरिया को, तो हो क्या रहा है, मैंने बोला कि क्वार्टर सिलेंडर आपने निकाल लिया. लेट से कि ये पूरा एक होल सिलेंडर है, तो इसका आपने वन फोर्थ लिया है. ठीक है, तो ये आपने वन फोर्थ लिया है, तो यहाँ से जो ये वाला है, ये एक सरफेस बना रहा है, यही है. ठीक है, ये. ठीक है, तो इसका आपने एक क्वार्टर निकाला, तो यही क्वार्टर को मैंने इधर से एक मान के रखा है कि एक कर्व सरफेस है. ठीक है, तो इस पे जो है आप मान लो कि एक लिक्विड अपना फोर्स लगा रहा है. ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करो, तो अगर मैं इस वाले पार्ट को बोलूँ, ठीक है, अगर मैं इस वाले पार्ट को बोलूँ एनालाइज करने के लिए, तो ये कर्व सरफेस है. और ये इसी तरीके से ये बनते 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 ये क्या किया, ये पूरा एक सिलेंडर बन गया है. ठीक है, तो लेट से कि सिलेंडर बनता कैसे है, अगर आप रिंग पे रिंग पे रिंग 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 रिंग, या लेट से डिस्क 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 चढ़ाते चले जाओ एच हाइट तक, तो वो क्या होगा, एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा. होलो के लिए क्या होगा, रिंग 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 चढ़ाते चले जाओ तो एक होलो सिलेंडर बन जाएगा. ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप ये कर्व्ड सरफेस को इस तरह से आप ओवरलैप करते जाओ समथिंग विथ लेंथ, तो ये कुछ यहाँ तक का इस तरह का एक शेप ले लेगा. राइट, तो अब क्या है कि इस कर्व को मैं एनालाइज करता हूँ कि ये कुछ इस तरह से है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. तो इस पे पानी जो है किस तरह से फोर्स लगा रहा होगा, इस तरह से लगा रहा होगा हर हर सरफेस पे. क्यों इस तरह से, कैसे लगा रहा होगा, इस तरह से लगा रहा होगा, क्यों लगा रहा होगा? फोर्स जो होता है क्या होता है, फोर्स क्या होता है बताओ? तो मैं जानता हूं कि प्रेशर इंटू एरिया वेक्टर होता है फोर्स वेक्टर. राइट, तो अगर प्रेशर इंटू एरिया वेक्टर होता है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट लूँ तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से एरिया वेक्टर होगा. तो फोर्स एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लगता है. राइट, इस इक्वेशन को अगर देखो आप, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू पी इंटू ए वेक्टर, तो फोर्स जो है किधर लग रहा है, एरिया के डायरेक्शन में लग रहा है. तो फोर्स आपका किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में. यहाँ पे किधर लगेगा, इस तरह से, सिमिलरली इस तरह से लगेगा. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हर जगह कंपोनेंट मतलब आप इंटीग्रेट करते चले जाओगे, तो देखो एरिया वेक्टर आपका कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है ना. यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, सिमिलरली इस पे फोर्स आ रहा है. तो इंटीग्रेशन करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. राइट, तो आप यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो. यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कि सिंस की फोर्स मेरा इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं हर बार इसका, लेट से कि ये वाला आ रहा है, तो इसका मैं एक कंपोनेंट ले लूँ, तो एक यहाँ पे एक वर्टिकल होगा जिसको मैं एफ बी बोलूंगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा जिसको मैं एफ एच बोलूंगा. राइट, तो अगर मैं इसका बात करूं, तो यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो एक डायरेक्शन में यहाँ पे लगा क्या, एफ वी, एक डायरेक्शन में यहाँ क्या लगा, एफ एच. तो सिमिलरली सारे का कंपोनेंट लो, इसका भी लोगे तो यही होगा, इसका भी लोगे तो वही होगा, और इसका भी लोगे तो वही होगा. मतलब कि मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका लोगे तो एक कंपोनेंट आएगा, इसका भी लोगे तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. राइट, तो ओवरऑल जो फोर्स है, लेट से ओवरऑल एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा ना? बिल्कुल होगा. तो अगर ओवरऑल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि एफ वी जो है, आप उसको एक मान लो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, एफ वी नेट. ठीक है, और सिमिलरली एफ एच नेट इज द नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एफ वी नेट और एफ एच नेट निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लिक्विड है ये इस कर्व सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है. आई होप कि क्लियर होगा. ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई. ठीक है,
तो अब कोई पूछ सकता है कि सर आपने तो सिर्फ अभी इस कर्व का बताया ना, ये तो यहाँ तक लेंथ तक तो खींचा हुआ है ना ये पूरा। मेरा कहने का मतलब है कि सर आपने तो इस पे एनालाइज किया, बट ये तो इस तरह का शेप में है। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये ओवरऑल कैसे बताएगा। देखो, अब सिंस कि इस ये कर्व सरफेस को अगर देखो आप, मैं एक बार फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस कर्व सरफेस को एनालाइज करो, इफ़ यू एनालाइज इट केयरफुली, तो अगर आप इस तरह से देखोगे, ये इस तरह का है कुछ, इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट। और ये यहाँ से ऐसा है। तो अगर आप इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये एक तरह का क्या बनाएगा, अगर आप प्रोजेक्शन लोगे तो ये एक तरह का रेक्टेंगल बनाएगा, राइट। तो अगर मान लेता हूँ कि मैं इसका लेंथ एल है, ठीक है, और इसका जो मतलब कि ये जो मैंने बोला था कि क्वार्टर ऑफ सिलेंडर है, लेट्स से कि इसका रेडियस जो है आर है, ठीक है। तो अब अगर आप इसका प्रोजेक्शन बनाओगे, हाँ ठीक है, तो लेट्स से कि इसका जो रेडियस है ये आर है, ठीक है। तो अगर अब मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा, तो इसको ध्यान से देखना, तो ये जो होगा ना, ये एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो रेक्टेंगल बनेगा, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, ठीक है, इस तरीके से दिखाऊं, तो यहाँ पे ये इस तरह से दिख रही होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलूंगा कि ये जो रेक्टेंगल अपना बना है, ठीक है, इसमें आपको अब देखना है कि ये किस तरह से शेप ले रहा होगा। तो अगर ये आपका इस तरह से रेक्टेंगल बना, तो अब जो है ये आपका आर हो जाएगा और ये जो है आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। यही होगा, तो ये एल हो जाएगा ये वाला, और ये आर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप फिर से समझो। अगर लेट से कि प्रोजेक्शन क्या होता है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रोजेक्शन इज नथिंग बट लेट से कि ये आपका कर्व सरफेस है, ठीक है। ये आपका कर्व सरफेस है, तो जैसे ही आप इस पे लाइट मारोगे तो इसका एक शेडो बनेगा, ठीक है। तो दिस शेडो विल बी रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो ये समथिंग लाइक दिस इट विल बी, ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये जो होगा आपका, ये आर होगा और ये एल होगा, ठीक है। यही जो आर है, ये इसका मैं बोल रहा था कि रेडियस है, तो ये इस तरह से ही यहाँ पे इस तरह से ये बन रहा होगा, ठीक है। यही, तो ये आपका एल हो गया और ये आर हो गया। तो इसी को मैंने साइड वॉल में एक ये व्यू से दिया है एक इस तरह से। तो ये आर हो गया, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, ये एल हो गया, ठीक है। इस तरह से ये आर हो गया और ये एल हो गया। बेसिकली मैंने इसको, इस आर को यहाँ पे ऐसे आर और इसको एल इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद आप इजी हो जाता है कि जैसे सिंस कि आपने साइड वॉल बना लिया, तो आपने जैसे ही साइड वॉल बनाया, तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे सर ये आर है और ये एल है। तो अब आप बता सकते हो, क्या फोर्स निकाल सकते हो, एफ एच। बिल्कुल, हाउ? फोर्स ऑन साइड वॉल मैंने बताया था, एफ एच विल बी व्हाट, एफ एच विल बी पी एवरेज इंटू एरिया, ठीक है। एरिया, इस केस में मैं एरिया ऑफ प्रोजेक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन तो एल इंटू आर हो गया, ठीक है। और पी एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपका एवरेज प्रेशर देखो तो क्या होगा, जीरो। और यहाँ से आप यहाँ आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, रो जी आर बाई टू हो गया, ठीक है। तो रो जी बाई टू एल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एफ एच हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो मैंने कैसे निकाला, यहाँ सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब क्या, यहाँ पे जब पानी आ रही होगी, इसको आप 3D में विजुअलाइज करो तो इस तरह से ये भरा हुआ होगा, ठीक है। तो ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ कि इनक्लोज्ड है। अभी फिलहाल के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दो, अगर रखोगे भी तो कुछ होना नहीं है, पी एटीएम हर जगह आ जाएगा, ठीक है। मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब याद करो, हमने साइड वॉल जब क्यूब बनाया था, हमने जब क्यूब बनाया था, तो इसमें जो साइड वॉल था इस पे जो हम ले रहे थे प्रेशर, तो यहाँ पे हम जीरो मान रहे थे, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे भी लेट से कि हम जीरो मानेंगे, पी एटमॉस्फेयर को अभी हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो इस तरह से। तो यहाँ से ये साइड वॉल इसी तरह से तो बन रहा है ना। देखो गौर से देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर आपका ये इस तरह से है, ठीक है, सरफेस, ठीक है, अगर ये इस तरह से सरफेस है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये इसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही तो आपका ना बन रहा है ना रेक्टेंगल। तो यही जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस पे जो फोर्स लग रही है, तो ये ऊपर से तो लगे जा रही है ना, ठीक है। तो ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऊपर से यहाँ पे, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, और आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, तो दिस इज आर ओनली, राइट, दिस इज आर एंड दिस इज एल, राइट। तो उसी को मैंने साइड व्यू में इस तरीके से बनाया है, एल एंड आर, राइट। ये थोड़ा विजुअलाइजेशन है, इसलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर हो गया, ठीक है, सॉरी फोर्स हो गया। तो पी एवरेज इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, रो जी आर बाई टू, क्योंकि यहाँ पे जीरो प्लस रो जी आर बाई टू, दिस इज एवरेज, तो रो जी आर बाई टू लिख दिया इंटू एल आर, ठीक है। अब वर्टिकल कैसे निकालेंगे सर,
देखो, फिर से देखो इसी पे वर्टिकल कैसे निकालना है। वर्टिकल निकालना काफ़ी इजी है, पूछो कैसे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने इस तरह का सरफेस बनाया, ठीक है, और ये मेरा रेडियस है, इस तरह का आर है। तो इस पे जो पानी आ रहा है, जिस लेट्स से कि यहाँ पे वाटर आ रहा है, तो इन सब पे जो वर्टिकल प्रेशर होगा, फोर्स होगा, वो इसके वजन के ही तो बराबर होगा ना, वेट ऑफ वाटर, ठीक है, या फ्लूइड, एनी केस। मैं फिर से समझा रहा हूँ, लेट्स से कि ये आपका कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है, इसमें फ्लूइड जो भरी हुई है इस तरह से आ रही होगी, ठीक है, सारे जगह पे फ्लूइड है, ठीक है। तो ये मैं फ्लूइड बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इस फ्लूइड का अगर आप कह रहे हो कि इस तरह से प्रेशर फोर्स लगा रही है, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट ये है। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाटर के वेट के बराबर ही होगा ना। तो ये एफ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर। थोड़ा विजुअलाइज करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट से कि ये मेरी पाम को देखो आप, ये यही आपका कर्व सरफेस है, ठीक है। तो इस पे जो इस तरह से वाटर है, ठीक है, ये वाटर 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 इस तरह से वाटर है। तो वाटर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो ये जो है मेरा एरिया इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। एक बार लेट से कि ऐसा है एरिया, देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो हर बार जो अगर एरिया है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही होगी। तो इसका आपने ऐसे है, जैसे यहाँ पे ये मेरा कर्व सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से कि ऐसे है, तो इसका आपने एक कंपोनेंट यहाँ लिया, एक आपका नीचे आया, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जहाँ मेरा ये पेन पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका अगर एरिया कंपोनेंट लो तो एक वर्टिकल में होगा, एक हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये इस तरफ में है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे है, इस तरह से आपका एरिया वेक्टर है, तो एक फोर्स इधर है, एक ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। तो हर पॉइंट पे इसी तरह से लग रहा है, क्लियर है। ठीक से देखो, तो बेसिकली इसी चीज को मैं इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है। तो जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा होगा यहाँ पे, वर्टिकल कंपोनेंट वो ओवरऑल वेट ऑफ वाटर के बराबर ही तो होगा, ठीक है। तो इस तरह से है ये कर्व, ठीक है, दिस इज योर कर्व बेसिकली, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको इस तरह से एक लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है आपका ये लेंथ बन रहा है, ठीक है। और ये जो है कर्व, ये जो कर्व आ रही है आपकी, ये आपका कर्व है। तो आप देखो यहाँ पे हर डायरेक्शन में फोर्स इस तरह से लगे जा रहा है एरिया के परपेंडिकुलर। तो आप जब कंपोनेंट ले रहे होगे तो आप इस तरह से और इस तरह से ले रहे होगे, तो यहाँ पे यही है सिनेरियो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी बस हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि क्या होता है बेसिकली, कि वर्टिकल फोर्स अगर आपको निकालना है तो आप वेट ऑफ वाटर से निकालोगे, और सिमिलरली अगर आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है तो आप साइड वॉल का फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, तो आपको फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द साइड ऑन द कर्व सरफेस निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी आपको पूछे कि फोर्स बाय लिक्विड ऑन कर्व सरफेस क्या होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि देयर विल बी सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। तो वहां पे आप एरिया ऑफ प्रोजेक्शन से एक साइड वॉल निकालोगे, साइड वॉल का फोर्स आपको निकालने आता है। सिमिलरली वर्टिकल फोर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वेट ऑफ लिक्विड के बराबर कर देना है। तो जैसे ही आप दोनों निकालोगे तो आपको एफ एच और एफ वी मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो एफ एच का स्क्वायर प्लस ऑफ एफ वी का स्क्वायर, राइट। क्योंकि एक वर्टिकल इधर है, एक हॉरिजॉन्टल इधर है, तो नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज एफ नेट। तो उसका मैग्नीट्यूड यही होगा, ठीक है। तो बेसिकली वेन एवर इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि व्हाट इज द फोर्स बाय लिक्विड ऑन द कर्व सरफेस, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी इसको फिलहाल के लिए, अब इसको आई थिंक इट्स बेटर, शुड आई डिलीट, नो आई विल कीप इट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ये पैराबोला टाइप का एक डैम है, ठीक है, ये पैराबोला शेप का, और उस पैराबोला का जो इक्वेशन है ये दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 9x/6 का होल स्क्वायर, और ये जो है 0,0 ओरिजिन है, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली ये मिसिंग है, मैं इसको ठीक से बना देता हूँ। ये जो है आपका ये 6 मीटर है, ठीक है, दिस इज 6 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट तो 0,6 हो जाएगा, ठीक है। ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में, ये आप बता सकते हो। तो ये 6 मीटर था, ये गिवन था, ठीक है। तो ये जो है आपका पैराबोला का इक्वेशन है, और कह रहा है कि और इस डैम के जो लेंथ है वो 3 मीटर है, होल्ड्स वाटर जो कि एट रेस्ट है, यहाँ पे ये वाटर है जिसको कि ये होल्ड करे हुए है, ठीक है। फाइंड द फोर्स एग्जैक्टेड ऑन द डैम बाय द वाटर। तो अगेन ये जो शेप आया आपका डैम का, ये क्या है, कर्व सरफेस। आपको बेसिकली क्या पूछ रहा है, इस कर्व सरफेस से इस वाटर कितना फोर्स लगा रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हर जगह जो है इसके परपेंडिकुलर लगेगा। आप टेंजेंट खींचते जाओगे तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसका अगर आप कंपोनेंट लोगे तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इधर भी वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इधर भी वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल,
ठीक है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, एफ वी और एफ एच मेरे को निकालना है, और मैं नेट फोर्स मेरे को निकालने के लिए मैं रूट अंडर एफ वी का स्क्वायर प्लस ऑफ एफ एच का होल स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे एफ नेट मिल जाएगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात। तो अब निकालना कैसे है ये देखो। निकालना कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं इस पे हॉरिजॉन्टल पे फोकस करूंगा। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ से एक प्रोजेक्शन लोगे, ठीक है। यहाँ से जब भी अगर आप रे ऑफ लाइट दोगे तो आपको एक यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल मिलेगा इस तरह से, ठीक है। एक रेक्टेंगल मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप इस पे अगर जब आप रे ऑफ लाइट मारोगे तो आपको एक इस कर्व सरफेस का एक रेक्टेंगल मिल रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है आपका ये हाइट क्या हो गया 9। और इस डैम की ये क्या होगा, ये डैम का लेंथ ही तो होगा ना बेसिकली। आपको अभी इस फोटो में जो है दिखाया गया है, ये इस तरीके से दिखाया गया है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये इस तरीके से दिखाया गया है, बस इतना कर्व बनाया गया है। लेकिन ये लेंथ है, तो ये डैम जो है ये पूरा पूरा क्या है, ये भरा हुआ होगा ना। समझ रहे हो ना, ये डैम जो है ये अंदर अंदर के डायरेक्शन में ये इस तरह से अंदर गया हुआ होगा, ठीक है। तो इसका जब आप प्रोजेक्शन लोगे तो ये और ये इस तरह का एक रेक्टेंगल बनेगा, क्लियर है। तो बेसिकली अगर मैं इसको क्लियरली अगर डायरेक्टली प्रोजेक्शन लूँ, ठीक है, तो मेरा जो है साइड वॉल इस तरह का बन रहा होगा, क्लियर है। तो मेरा जो लेंथ होगा ये 9 मीटर होगा, और ये जो होगा कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो अब मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये भी क्लियर है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि मुझे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स एफ एच क्या हो जाएगा, पी एवरेज इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, what is p average? P average is nothing but rho g h by 2, ठीक है। here h is 9 मीटर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ प्रोजेक्शन विल बी h into this one 9 sorry, so area of projection is h into 3 मीटर, ठीक है। तो रो जी h by 2 is what, h by 2 is 9/2, 9/2 इंटू 9 into 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 9981 इंटू 243, ठीक है। तो ये आपका हो गया 243 रो जी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, तो वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 kg/m³, ठीक है। सॉरी, इट्स नॉट 1 kg, इट्स 1000 kg/m³, ठीक है। और 1 ग्राम/cm³, ठीक है। तो 1000 kg/m³ है, आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। ग्रेविटी को 10 मानना है, ठीक है। जी को आपको 10 मानना है, ठीक है, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अगर पुट कर दो तो 243 इंटू 10³ इंटू 10/2। तो अगर आप इसको इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 243 इंटू 5 इंटू 10³, ठीक है। तो इतना न्यूटन जो है आपका फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अब वर्टिकल निकालना है। वर्टिकल कैसे निकालेंगे सर, तो देखो वर्टिकल में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। आप बोलोगे कि क्या ट्रिकी है, तो मैं बता देता हूँ। द ट्रिकीएस्ट पार्ट हियर इज दैट कि ये जो है आपका 9 मीटर का है, ये जो है आपका 6 मीटर का है, ठीक है। और इसमें जो है आपका वाटर फिलअप, ठीक है, वाटर फिल्ड है जिसको कि डैम होल्ड किए हुए है, और वाटर जो है रेस्ट पे है, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरा एक वर्टिकल जो होगा कंपोनेंट आएगा विच इज इन दिस डायरेक्शन, दिस वन, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये तो ठीक है कि मेरा एक इधर इस डायरेक्शन में एफ वी आएगा, ठीक है। अब वेट ऑफ वाटर कैसे निकालें, तो वेट ऑफ वाटर जो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी कर दूँ तो मुझे वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मुझे इतना पता है कि ये तो हाइट 9 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये लेंथ 3 मीटर तक है, ठीक है। तो हाइट तो मेरा पता नहीं, हाइट ये वाली हाइट है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को अगर इस कर्व सरफेस का इस ये जो एरिया है इसका अगर मेरे को एरिया मिल जाए इस कर्व सरफेस का, तो मैं क्या बता सकता हूँ कि अगर लेट से इसको मैं फ्रेश से बनाऊं, गौर से देखना, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं इसको यहाँ पे एक ये ले लूँ, ठीक है। तो
ये जो एरिया है मुझे अगर मिल जाता है, विच एरिया, दिस एरिया इफ आई गेट, तो मुझे एरिया तो मिल जाएगा। तो मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा क्या? मैं कैसे वॉल्यूम निकालूंगा? वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ ऑफ डैम क्या दिया हुआ है? 3 मीटर। मतलब कि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो आपका दिया हुआ है, ये डैम इतना है, ठीक है, लेकिन इसका लेंथ आपको दिया हुआ नहीं है, ये एक्सटेंडेड है, ठीक है, समझ लो इस तरह से, ठीक है, ये एक्सटेंडेड है इस तरीके से। तो अगर ये इसका मैं एरिया यहाँ तक एरिया निकाल लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ कर दूंगा, तो मुझे वॉल्यूम नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगा। तो मेरा टारगेट है कि समहाउ मैं इसका ये एरिया निकाल लूँ। तो कैसे निकालोगे ये एरिया? तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं, मेरे पास इसका इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन है? y इक्वल्स टू, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन? 9x/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 9x/6 का होल स्क्वायर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि सर अगर मैं इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकाल दूं, इसमें से इस पैराबोला का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे ये एरिया मिल जाएगा? बिल्कुल। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, दिस इज प्योर मैथ्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आया इस तरह से, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि मैं कुछ x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक स्ट्रिप काटूंगा, और उसका जो हाइट होगा वो y होगा। क्लियर है? तो इसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ क्या? और इसको मैं dA बोलूँगा, और इसका एरिया क्या होगा? dx इंटू वाई, राइट, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है ना, dx इंटू वाई। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा 0 से a। तो ये मुझे, अगर मैं पूरा इंटीग्रेट करते चले जाऊं, लेट से कि अगर मैं यहाँ पे छोटा छोटा स्ट्रिप काटता चला जाऊं और सारे स्ट्रिप को मैं इंटीग्रेट करता चला जाऊं, तो मुझे ये एरिया नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। और जब मुझे ये एरिया मिल जाएगा, ये मैं रेक्टेंगल का तो पूरा एरिया जानता ही हूं ना, कैसे? क्योंकि मुझे ये 6 है और ये 9 है, तो दिस इज होल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज वॉट, 9 × 6 विच इज 54। आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 54 दिस एरिया, ठीक है, आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस एरिया फ्रॉम 54, देन आई विल गेट दिस एरिया, राइट, दिस एरिया। क्लियर है? तो मैं यही करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं dx/y करूंगा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करूंगा और मैं dx को वेरी करूंगा, क्योंकि मेरा dx वेरी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, तो dx कहाँ से कहाँ तक वेरी है? 0 से लेके 6 तक, क्योंकि ये 0 है यहाँ पे, यहाँ से 6, ठीक है। आप बोलोगे सर लेकिन यहाँ तो a भी है, सॉरी यहाँ पे तो y भी वेरी कर रहा है ना सर। मैं बोलूंगा बिल्कुल y वेरी कर रहा है, बट y इज ए फंक्शन ऑफ x। y, क्योंकि दिस इज गिवन हियर। तो y को अगर आप ठीक से लिखो तो 9x² / 36, ठीक है। तो ये कितना हो गया? y इक्वल्स टू 9x² / 36। सो दिस इज x²/4, ठीक है। तो मैं y के जगह पे x²/4 सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो x²/4 dx, ठीक है। तो ये dA को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करके a लिख दूंगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1/3 x³ आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली, ठीक है। अब आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो 6 6 36 216, ठीक है। आई थिंक इट्स 18। तो एरिया जो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है, ए जो होगा। सो इट इज़ 18, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। लेट मी ऐड फ्यू न्यू पेजेस हियर बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू, ठीक है। तो 18 आ गया, क्लियर है यहाँ तक? तो अब जब मेरा 18 आ गया, तो मैं बोलूँगा कि मुझे तो ये एरिया 18 मिल गया, ठीक है, दिस एरिया इज 18 नाउ, दिस एरिया इज 18, ओके, दिस एरिया इज 18, ये 18 है, ठीक है। और मुझे ये एरिया पता है, किस तरह से? दिस इज 6, ओके, दिस इज 9, सो दिस एरिया विल बी व्हाट? So this area will be 54 minus of 18 which is 36, ठीक है। और अब मुझे एरिया मिल गया, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ क्या? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू
लेंथ लेंथ कितना है 3 मीटर्स, तो 36 इंटू 3, सो इट इज 108, सो इट इज 108। ओके, तो ये 108 हो गया। तो अब आप यहां से फोर्स वर्टिकल निकाल सकते हो। फोर्स वर्टिकल इज व्हाट, रो वी जी, विच इज वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड। क्लियर है? तो मेरे पास रो कितना हो गया 10 क्यूब, वॉल्यूम मेरे पास 108, दिस इज 10, तो निकल तो गया। तो आपके पास एफ वी भी आ गया, और एफ एच आपका हमने निकाल रखा है पहले ही। व्हाट इज एफ एच? एफ एच इज दिस क्वांटिटी, ठीक है, 243 इंटू 5 इंटू 10 क्यूब, सो एफ एच इज 243 इंटू 5 इंटू 10 क्यूब। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करो, खुद से करो, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, यू विल गेट इट। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। मेरा कराने का मकसद यही था कि आप थोड़े टफ टफ प्रॉब्लम भी करो, ठीक है। मैं टफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करूंगा, आप पॉज करो, खुद से करो, थोड़ा देखो, सर्च करो, समझो कि कैसे प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं प्रोजेक्शन अच्छे से और भी हमको देखना है, ठीक है। वहाँ पे जब लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट रहता है, तो वहाँ पे हम प्रोजेक्शन से हम फ्लक्स ये निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पे ई डॉट डी ए जब हम कर रहे होते हैं, तो वो मतलब वो तो गॉस लॉ होता है बेसिकली, ई डॉट डी ए होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एरिया होता है बेसिकली वो हम क्या ले लेते हैं, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन इन केस ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इन नॉन मतलब नॉन कांस्टेंट, विच इज़ नॉट कांस्टेंट, वहाँ नहीं लेते हैं। बट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालते हैं, मतलब एरिया ऑफ प्रोजेक्शन से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती है, तो इन दैट केस हम गॉस लॉ यूज़ करते हैं। तो गॉस लॉ आपको बाद में बताया जाएगा, विच इज़ क्यू इनक्लोज्ड, कुछ हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं उसमें क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो सब करते हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे। तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा अभी से ही अपने मार्जिन को बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने कराया, ठीक है। दिस इज रिय नॉट दैट मच टफ। हाँ, एरिया यहाँ पे टफ था निकालना, ठीक है, बस। बाकी इसमें अगर आप समझ सकते हो कि हाँ प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है, तो उसके बाद कुछ है नहीं, हॉरिजॉन्टल आप निकालोगे, वर्टिकल, और आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसल आउट होगा मेरे भाई? मैं पूरा देख लो यहाँ पे हर तरफ से, और आप अगर इसी चीज़ को एक्सटेंड भी करोगे, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से प्रेशर लग रही होगी ना, फोर्स लग रही होगी ना, ठीक है। एरिया आपका हमेशा देखो, अगर ये इनक्लोज मेरे आप पाम को देखो, तो हर जगह तो एरिया वेक्टर आपका इसके टेंजेंट पे है ना, ठीक है, इस तरह से। ये जो टेंजेंट है आपकी, ये टेंजेंट बनी, इसके इसके परपेंडिकुलर एरिया है, तो इस तरह से ही तो है। तो ये कैंसल आउट नहीं होगा ना। एवरी टाइम योर वर्टिकल विल बी इन डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल विल बी इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। मैं मतलब इन इस फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो उससे पहले जो ऊपर मैंने आपको इस फिगर के बताया, जिसमें कि मैं क्वार्टर ऑफ सिलेंडर लिया था, ठीक है। क्वार्टर ऑफ द सिलेंडर में आपको एरिया इस इंटीग्रेशन से निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली निकाल सकते हो रो वॉल्यूम, और ये कर सकते हो कैसे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो उसका पाई आर स्क्वायर एच बाई 4 कर दोगे तो आ जाएगा। तो इस केस में एच जो है आपका, ये दिस लेंथ ऑफ दिस वन है, ठीक है। मैंने जान के नहीं बताया, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं एच, और वहाँ पे ये एच ये ले लेते हैं, ठीक है। जैसे बहुत कोई यहाँ पे गलती करेंगे कि हाइट इसी को मान लेंगे। समझो क्वेश्चन को, समझो कि जब मैंने इसका एरिया निकाला है, तो मेरे पास इतना एरिया निकला है। अब ये इस लेंथ को लिए हुए है, तो यहाँ से आप इस लेंथ को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको इसका वॉल्यूम मिलेगा। और इस तरह से ये डैम है ठीक है, और इस पे ये वाटर जो है इस तरह से है, जो कि फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो अब चलते हैं पास्कल्स लॉ पे, देखते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या कहता है। तो बेसिकली मैंने पॉइंट लिख के लाया है कि 2 पॉइंट्स है इसके, कि पास्कल लॉ कहता है कि ए लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो लिक्विड जो होता है बेसिकली, ये पास्कल्स लॉ स्टेट करता है कि एक्सर्ट करता है बराबर का प्रेशर हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। लेट से कि ऐसा कुछ भी है, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, तो ये हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर आएगा। ये बेसिकली ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इफ द प्रेशर इज इन एन इनक्लोज फ्लूइड इज चेंज्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, the change is transmitted to every point of the liquid and to the walls of the container without being diminished in magnitude। बेसिकली कह रहा है कि लेट से कि आप कहीं पे भी अगर प्रेशर बढ़ाओ, ठीक है, कहीं पे भी आप अगर यहाँ पे लेट से कि अगर आप अगर इसको देखो, आप बेसिकली इतना कुछ है नहीं, आप पास्कल्स लॉ ही फॉलो कर रहे हो तभी से। अगर मान लेते हैं कि ये अगर, ठीक है, यहाँ पे एच हाइट पे है, रोड इसकी डेंसिटी है, ठीक है, एच हाइट पे है, ठीक है, और रो जो है डेंसिटी है। तो यहाँ बेस पे कितना प्रेशर होगा एट हाइट एच, पी एट ए मान लो अगर निकालना है, तो पी एट ए,
लेट्स से कि अभी ये क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता था, रो जी एच, ठीक है, क्लियर है। अगर यही सेम पॉइंट मैं यहाँ से यहाँ तक का मानूँ, इसको मैं बोल दूँ H1, ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ H1, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ये बी बोल दिया, और ये इसका जो है सरफेस से, फ्री सरफेस से हाइट जो है H1 है, ठीक है, और ये क्लोज्ड कंटेनर है अभी। तो प्रेशर एट बी बताओ क्या होगा, प्रेशर एट बी हो जाएगा रो जी H1, ठीक है, और प्रेशर ऑफ ए जो है रो जी एच है, ठीक है। अब ये क्लोज्ड कंटेनर को हटा दो एक समय के लिए, ठीक है, एंड नाउ दिस इज ओपन, सो नाउ द फ्री सरफेस विल कम इन कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेयर। तो अब सब पे क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब मैं जब लिखूंगा प्रेशर एट ए, तो क्या लिखूंगा, पी ए टी एम प्लस ऑफ रो जी एच वन, सॉरी रो जी एच। सिमिलरली व्हाट विल बी द प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी विल बी पी ए टी एम प्लस ऑफ रो जी एच वन। तो क्या हुआ, सब जगह एक्स्ट्रा पी ए टी एम आने लगा ना। तो यही तो ये कह रहा है कि हाइड्रो मतलब ये पास्कल्स लॉ कहता है कि आपका जो इनक्लोज्ड फ्लूइड है, उसमें अगर कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया या फिर चेंज कर दिया, नॉट बढ़ा दिया, कम भी कर दिया, बढ़ा दिया, कुछ भी कर सकते हो, तो चेंज बेसिकली दिस पॉइंट चेंज, तो ये जो चेंज है ये ट्रांसमिट हो जाएगा एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे देखो, जैसे ए पे हमारा पीएटीएम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली एट एवरी पॉइंट, तो लेट्स से कि ये बी पे अगर मैं मानूं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, पीएटीएम ऐड हो गया, तो ये पीएटीएम हर पॉइंट पे ट्रांसमिट होता चला गया, ठीक है, क्लियर है। तो यही बेसिकली पास्कल लॉ है, ठीक है। तो पास्कल लॉ का यूज कहाँ आता है, एप्लीकेशन कहाँ है, तो सबसे इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है हाइड्रोलिक्स में, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में देखना, वहां पे क्या होता है कि बेसिकली हम पास्कल्स लॉ सिंस कि हम जानते हैं कि प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, सब सारे पॉइंट पे सेम प्रेशर ट्रांसमिट होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उससे हम प्रेशर को जनरेट करते हैं, और जो वो जनरेटेड प्रेशर होता है, सिंस की पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट कि जो 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 नया प्रेशर चेंज किया है हमने, वो चेंज जो है हर पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाता है। तो वो क्या होता है कि हम उस प्रेशर को किसी एक हायर एरिया पे, मतलब लार्ज एरिया पे ट्रांसमिट करवा देते हैं, और जब मेरा एरिया लार्ज है और वो सेम प्रेशर है, तो उसी छोटे से फोर्स से हम एक बड़ा फोर्स को जनरेट कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि लेट्स से कि आपका ये समहाउ इस तरह का, इसको थोड़ा मैं और, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे आपने एक पिस्टन रखा है, ठीक है, दिस इज पिस्टन, सेम पिस्टन आपने यहाँ पे भी रखा है, ठीक है, बस एरिया अलग अलग है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने बोला कि सर मैं एक F1 फोर्स यहाँ पे, एक एक्सटर्नल फोर्स है, मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, विच इज F अप्लाइड आई विल से, ठीक है, F अप्लाई, ठीक है, और इसका एरिया A1 है, ठीक है, और इस पिस्टन का एरिया कितना है, A2 है, ठीक है, ये जो सरफेस एरिया है ये A2 है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एक लिक्विड रख रखा है, ठीक है, इस पे जो है आपने एक लिक्विड रख रखा है, कुछ लिक्विड फिल कर रखा है, लेट्स से कि वो जो लिक्विड है जो आपने फिल कर रखा है वो यहाँ पे फिल्ड है, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे जैसे ही आपने एक फोर्स अप्लाई किया इन द लेफ्ट साइड, तो एफ जब आपने ये अप्लाई किया, तो आपने एक प्रेशर जनरेट किया, तो प्रेशर जनरेटेड अगर उसको मैं बोलूँ, प्रेशर जनरेटेड दैट विल बी इक्वल्स टू एफ अप्लाई अपॉन A1, राइट। अब ये जो प्रेशर आपने जनरेट किया, दिस जनरेटेड प्रेशर, दिस इज गोइंग टू प्रोपोगेट एट एवरी पॉइंट, राइट। यही तो कहता है ना, ट्रांसमिट कर जाना या प्रोपोगेट कर जाना, ये हर पॉइंट पे हो जाएगा। तो यहां पे भी तो प्रेशर वही हो जाएगा ना, क्लियर है। तो यहां पे जब ये प्रेशर हो जाएगा, तो ये जो लिक्विड है ये भी तो एक फोर्स लगाने लगेगा ना। लेट से अब मैं मान लेता हूं, लेट से, ठीक है, पहले इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया कि ये जो है जनरेटेड प्रेशर है, ठीक है, यहां तक समझ गए ना आप। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो जनरेटेड प्रेशर है ये हर पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाएगा, दिस इज व्हाट पास्कल्स लॉ स्टेट्स, राइट। तो अब मैं बोल रहा हूं कि एक समय के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लॉक रख रहा हूँ, बहुत हेवी ब्लॉक है, ठीक है, ऑफ मास m, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, इस ब्लॉक पे ग्रेविटी लग रही होगी क्या, बिल्कुल लग रही होगी। इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटी लग रही होगी वो किधर लग रही होगी, इस डायरेक्शन में mg,
क्लियर है? यहाँ तक mg लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, क्या इस पे लेट्स से कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो क्या एक लिक्विड भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा? बिल्कुल लगा रहा होगा। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये जो है लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, ठीक है, तो लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये एफ लिक्विड मैं बोल रहा हूँ उसको, ठीक है, क्लियर है? दिस इज एफ लिक्विड, ठीक है, ये एफ लिक्विड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक है, तो एम जी लग रहा होगा, ठीक है, इस ये ब्लॉक का वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड में, और एफ लिक्विड लग रहा होगा। तो लेट्स से कि दिस इज द एफ लिक्विड इज फोर्स बाय लिक्विड ऑन ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो अगर सिंस की इक्विलिब्रियम में है तो एफ लिक्विड जो होगा इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, क्लियर है? और एफ लिक्विड में क्या लिख सकता हूं, पी जनरेटेड मल्टीप्लाइड बाय एरिया विच इज ए टू, दिस इज ए टू, क्लियर है? लेट मी ऐड फ्यू पेजेस बिकॉज आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ पेज, ठीक है, तो पी जनरेटेड इंटू ए टू हो गया, क्लियर है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया? चलो, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल्स टू पी जनरेटेड ए टू इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। बेसिकली मैंने एफ लिक्विड को क्या बोला, पी इंटू ए, एफ जो होता है पी इंटू ए होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सिंस कि आपने यहाँ पे एक जनरेट किया प्रेशर विच इज एफ अप्लाई बाय ए वन, क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसको मैंने एफ अप्लाई बोला, ये इस एरिया जो है पिस्टन का ए वन है, तो इससे एक प्रेशर जनरेट हुआ विच इज एफ अप्लाई बाय ए वन। नाउ एज पर पास्कल्स लॉ यही जो प्रेशर है सारे पॉइंट पे लिक्विड के जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्रेशर वही रहेगा। अब सिंस की फोर्स बाय लिक्विड मेरे को कैलकुलेट करना है, मैं बोल रहा हूँ कि इस ब्लॉक को मैंने इक्विलिब्रियम में रख रखा है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब अगर mg लग रहा है तो कुछ फोर्स लिक्विड भी इस पे लगा रहा होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में। तो ये लिक्विड का फोर्स क्या होगा, ये लिक्विड का फोर्स वही होगा जो जनरेट किया है आपने प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, राइट? और प्रेशर यही पी जनरेटेड हम क्यों लेंगे, क्योंकि ये आप पास्कल्स लॉ बोलता है कि हर पॉइंट पे प्रेशर सेम ट्रांसमिट हुआ होगा, तो यहां पे पी जनरेटेड होगा, क्लियर है? तो अब अगर आप पी जनरेटेड के जगह पे एफ अप्लाई बाई ए वन रख दो इंटू ए टू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है। तो बेसिकली एफ अप्लाई बाय ए वन इंटू ए टू इक्वल्स टू एम जी आपका ये आ गया, ठीक है। और एफ लिक्विड इसका मतलब आपका कितना हो गया, एफ लिक्विड इक्वल्स टू एफ अप्लाई बाय ए वन इंटू ए टू हो गया, क्लियर है? समझ में आ रहा ना? क्योंकि एफ लिक्विड बराबर एम जी है, तो यहाँ पे मैंने एम जी से एक इक्वेशन तो ये निकाला, दूसरा मैंने एफ एम जी की जगह पे यही एफ लिक्विड लिख दिया, ठीक है। अब देखो, तो ए टू बाई ए वन जो है ग्रेटर देन वन है, क्योंकि ए टू इज ग्रेटर देन ए वन है, तो मैं इसको ए टू बाई ए वन को ग्रेटर देन वन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नाउ एफ अप्लाई मल्टीप्लाइड बाई ए टू बाई ए वन को मैं ग्रेटर देन एफ अप्लाई लिख सकता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ एफ अप्लाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड वॉट एफ अप्लाई ए टू बाई ए वन इज वॉट, एफ लिक्विड, तो एफ लिक्विड जो है आपका ग्रेटर देन एफ अप्लाई आ गया। इट मीन्स कि आप इस छोटे से प्रेशर को फोर्स को से एक बड़ा फोर्स आपने जनरेट कर दिया, यही मैं कह रहा था। तो यही आपका लिफ्ट में यूज होता है, आपने एक छोटा सा फोर्स जनरेट किया विच इज एफ अप्लाई, हियर आपका ये सरफेस एरिया ज्यादा है, और आपने जो ये प्रेशर है वो हर पॉइंट पे सेम प्रोपोगेट कर दिया, तो क्या किया आपने, इस एरिया के मदद से आप एक ज्यादा बड़ा फोर्स को जनरेट कर पाए, राइट? तो यहाँ पे अगर देखो तो तुम्हारा एफ लिक्विड जो है ग्रेटर देन एफ अप्लाई है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपने ये 10 न्यूटन किया है, तो ये आपका कितना होगा, 10 न्यूटन इंटू ए टू बाई ए वन, जो भी इस एरिया का रेशियो होगा उससे, और ए टू बाई ए वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन बिकॉज ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, राइट? तो बेसिकली आप कोई भी फोर्स लिक्विड को आप जनरेट कर लोगे इस फॉर्मूला से, राइट? तो यही आपका पास्कल्स लॉ है। सेकेंड चीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि अगर आपने फोर्स लगाया है, ठीक है, इसको समझो थोड़ा, ये भी एक समझने वाली चीज है, बच्चे समझते नहीं है।
अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इनिशियल कंडीशन में तो लिक्विड यहाँ पे थी, ठीक है, फिर आपने फोर्स लगाया तो लिक्विड यहाँ से लेट से कि H1 हाइट नीचे आ गई, तो इधर क्या होगा, H1 हाइट ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं, यही बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। हर एक बार मैं बच्चे सोचते हैं कि यहाँ H1 नीचे गया तो यहाँ भी H1 नीचे आ जाएगा। भाई मेरे यहाँ पे इसका एरिया कितना है, दिस एरिया इज व्हाट, अगर मैं बोलूँ दिस एरिया इज व्हाट, दिस एरिया इज A2, राइट, दिस एरिया इज A2 एंड दिस एरिया इज व्हाट, दिस एरिया इज A1। हमेशा याद रखो कॉन्सेप्ट हाइट डिफरेंस से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे आपने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, A1H1, तो जितना आपने यहाँ पे वॉल्यूम को हटाया इतना ही वॉल्यूम यहाँ ऊपर गया होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, A2H2। वाई इट्स नॉट H1, बिकॉज मुझे नहीं पता कि यहाँ हाइट कितना होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एरिया वेरी कर गया, ठीक है। तो मैं इसको H1 नहीं लिखूंगा, मैं इसको H2 लिखूंगा, बिकॉज एरिया वेरिड एंड व्हाट विल बी दैट हाइट, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट, राइट। तो बेसिकली A1H1 इक्वल्स टू A2H2 होगा, ये ध्यान में रखना। तो व्हाट विल बी H2, तो H2 विल बी A1H1 अपॉन A2। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ब्लाइंडली जितना H1 है यहाँ H1 मत कर देना कभी भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एरिया डिफरेंट है। तो बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट इज कि जितना वॉल्यूम आपका यहाँ डिस्प्लेस्ड हुआ है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, जितना वॉल्यूम यहाँ से आपने नीचे गया इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे ऊपर गया होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो A1H1 इक्वल्स टू A2H2 है, तो यहाँ से आप H2 फाइंड करो, ठीक है, मेमोराइज रखना इसको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे गलती करते हैं। सेकेंड चीज, लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ पे लिक्विड नीचे गया और यहाँ से लिक्विड ऊपर गया, अगर यहाँ पे ब्लॉक है, तो आप बच्चे सोचने लगते हैं कि सर आप तो बोल रहे थे कि इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे mg लग रहा है और यहाँ से लिक्विड फोर्स लगा रहा है और दोनों इक्वल है, राइट। तो फिर ये तो पानी ऊपर चला गया, तो उस केस में ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया। बहुतों के मन में डाउट रहता है, राइट, कि उनके मन में क्या डाउट रहता है कि ब्लॉक तो अब यहाँ से यहाँ आ गया ना, ब्लॉक इनिशियली यहाँ था अब यहाँ आ गया, राइट, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इक्विलिब्रियम कैसे रहा। तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है अगेन, mg अगर यहाँ है, यहाँ पे मैं अगर f लिक्विड लगा रहा हूँ तो इट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम। मैं थोड़ी जान रहा हूँ, अगर मैं बोल दूँ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन तो रहा ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं रहा तो फिर आपका नेट फोर्स तो जीरो ही है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। इट डजेंट मीन कि उसमें वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ब्लॉक मूव कर रहा है तो दिस स्टिल कैन बी ए वैलिड सिनेरियोस। हाँ, अगर एक्सेलरेशन आ गई तो मैं कहूँगा कि हाँ इक्विलिब्रियम में ये नहीं है ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, ये सब याद नहीं रखो बट इसको समझो, ठीक है। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। बच्चे रटते हैं कि नेट फोर्स जीरो तो वेलोसिटी होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी, ये हो सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर गया हो, ठीक है, स्टिल इट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना था, ठीक है। बेसिकली उसके बाद मैं एप्लीकेशंस है, बट आई डोंट थिंक कि आज मैं डिस्कस कर पाऊंगा। एप्लीकेशंस इसके और भी हैं। बेसिकली एक एप्लीकेशन मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर में हम बेसिकली प्रेशर ऑफ गैस निकालते हैं, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस निकालते हैं। और एक बैरोमीटर होता है जिसमें कि हम ये निकालते हैं, ये अगर देखोगे तो ये बैरोमीटर है, इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कैलकुलेट करके एटलीस्ट ये बता देता हूँ, ठीक है, मैनोमीटर में बता देता हूँ। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस। तो बेसिकली क्या होता है कि इनिशियल कंडीशन में लेट से कि इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये अगर मान लेते हैं कि एच हाइट पे है, ठीक है, तो दोनों जो एच हाइट पे रहेगा, ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेम हाइट पे रहते हैं। आप जब भी किसी यूट्यूब पे आप अगर किसी भी लिक्विड को फिल करोगे तो वो सेम हाइट पे जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो कर सकते हो आप, अगर H1 H2 भी मानोगे तो वो इक्वेट हो जाएगा, अगर इस पॉइंट पे प्रेशर को सेम कर दोगे तो, मतलब प्रेशर इक्वेशन लगा दोगे तो वो आपको हाइट सेम आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे दोनों आर्म में आपका ने लिक्विड फिल कर रखा है, फिर आपने क्या किया, इसको एक इस गैस चैम्बर से कनेक्ट कर दिया। दिस इज समथिंग लाइक गैस चैम्बर विच इज फिल्ड ऑफ गैस, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब ये पूरा पूरा ये क्या है, गैस है, जो व्हाइट डॉटेड डॉटेड लाइन है ये गैस है। तो ये गैस क्या कर रहा है, कुछ कुछ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। और सिंस की प्रेशर लगा रहा है तो प्रेशर के कारण एरिया फोर्स जनरेट हो रहा होगा। क्यों प्रेशर के कारण इसलिए फोर्स जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि इसका कुछ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस ट्यूब का,
राइट। तो एक फोर्स जनरेट होगा, तो फोर्स जनरेट होने के कारण क्या होता है कि ये जो लिक्विड दोनों अभी बराबर हाइट पे है, वो बराबर हाइट पे ना होके, लेट्स से कि मैंने इसको लेफ्ट आर्म में अगर कनेक्ट किया तो इसका लिक्विड थोड़ा डाउन हो जाता है, और राइट साइड में, राइट आर्म में क्या हो जाता है कि हाइट राइज हो जाता है, ठीक है। तो लेट से कि वो जो हाइट राइज हुआ वो लेट से कि यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये एच हाइट का हाइट राइज हुआ। हमने सिमिलरली यहाँ पे हम स्केल लगा के रखते हैं, ठीक है, और हम मेजर करते रहते हैं। तो इनिशियली मेरा स्केल जब यहाँ पे था तो मैं देखा कि यहाँ पे लेट से कि 10 सेंटीमीटर पे है, दोनों 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। सिंस कि अब मैंने यहाँ से गैस को यहाँ से मैं इंजेक्ट कर दिया, तो ये गैस क्या करेगा, इस लिक्विड को थोड़ा सा लेफ्ट आर्म का सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइट राइज होगा। तो मैंने हाइट राइज यहाँ पे लेट से कि अब 10 सेंटीमीटर था यहाँ पे पहले था, ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर से ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये कांटा यहाँ पे अब 12 सेंटीमीटर, तो हाइट राइज मेरा कितना का हो गया, 2 सेंटीमीटर का। तो इसी को मैंने एच बोल दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मेजर किया तो ये 12 सेंटीमीटर अब हो गया, पहले कितना था, यहाँ से यहाँ तक था 10, तो ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब मतलब कि इट मीन्स कि एच इज नोन दैट यू कैन मेजर थ्रू स्केल, एच इज नोन विच इज मेजर थ्रू स्केल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे इस पॉइंट को लेना है, ठीक है, विच इज ए, ठीक है, और एक पॉइंट आप यहाँ ले लोगे विच इज बी, ठीक है। और दोनों जो ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे मैं क्लियरली बना देता हूँ क्योंकि यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों जो ए और बी पॉइंट हैं, ठीक है, दोनों ये यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों जो है सेम लेवल पे हैं, देख लो, और सेम सेम लेवल पे है, सेम लिक्विड है, ठीक है, सेम लेवल, और लेट्स से कि सेम लेयर, लेयर इज द करेक्ट वर्ड, सेम लेयर्स सेम लिक्विड, ठीक है, सेम लेयर सेम लिक्विड। तो प्रेशर क्या होगा, सेम हो जाएगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, ठीक है। तो प्रेशर एट ए में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये गैस के कांटेक्ट में है तो आंख बंद करके पी एटमॉस्फेयर मत लिख देना, ठीक है। तो दिस इज पी गैस बिकॉज दिस सरफेस नाउ इज एट कॉन्टैक्ट विद गैस, ठीक है। नाउ हियर पी बी, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, दिस वन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी एटीएम प्लस ऑफ दिस हाइट एच इज द हाइट राइज, जो कि मेरे को स्केल से पता चल जाएगा, राइट। तो मैं पी एटीएम प्लस रो जी एच लिख सकता हूँ। तो पी एटीएम नोन है, रो जी एच नोन है, तो पी गैस निकल जाएगा। तो ये भी एक यूज हुआ। यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे पास्कल्स लॉ का क्या यूज आया, पास्कल्स लॉ का यही यूज आया कि आपने जैसे यहाँ पे प्रेशर निकाला, मतलब गैस के से इंट्रोड्यूस कराया, तो ये गैस जो है एक प्रेशर लगाने लग गया यहाँ पे, जिसके कारण कि यही सेम प्रेशर जो है प्रोपोगेट होता चला गया, ठीक है। और सेम प्रेशर यहाँ पे भी आ गया, और सेम प्रेशर जब प्रोपोगेट होता चला गया तो लिक्विड में इस राइट साइड में क्या हो गया, लिक्विड राइज कर गया। क्लियर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली मैनोमीटर का यही यूज़ होता है कि आप इससे प्रेशर ऑफ गैस को मेजर कर सकते हो। तो आपने यहाँ से प्रेशर ऑफ गैस को मेजर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली बैरोमीटर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो बैरोमीटर में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि गैस को कैलकुलेट किया। बेसिकली यहाँ पे हमने बोला कि ये मैनोमीटर है, मैनोमीटर में यहाँ पे गैस से इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अब सिंस की गैस एक प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाया तो यहाँ पे एक हाइट राइज आ गया, हाइट राइज आया, हाइट राइज को आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने प्रेशर ऑफ गैस निकाल लिया। इसके जस्ट अपोजिट होता है आपको बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या करते हैं कि ये जो है मर्क्यूरी है, ठीक है, दिस इज मर्क्यूरी एंड दिस इज ऑल्सो मर्क्यूरी। इसमें आपको आप क्या करते हो कि पूरा ये जो ट्यूब है, ये जो आप देख रहे हो ये ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में आप पूरा मरकरी फिल करके रखते हो, उसके बाद आप इसको इन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो लेट से कि 2 पॉइंट आप यहाँ पे फिर लेते हो, क्या करते हो आप 2 पॉइंट लेते हो, यहाँ पे एक ए पॉइंट है और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, ठीक है। दोनों एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, मतलब बी तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो आप चुपचाप पी बी इक्वल टू पी एटीएम तो लिख दोगे आप, ठीक है। और यही आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है। अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन पी बी तो पी एटीएम होगा क्योंकि बी जो है फ्री सरफेस पे और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे जो आप आपका जो ये मर्क्यूरी है इसको आप इन्वर्ट करते हो, और इसमें भी मर्क्यूरी ही है, और इसमें जब जैसे ही आप इन्वर्ट करते हो तो कुछ मरकरी नीचे आ जाती है, और फिर जब आप इसका मेजर करते हो तो ये आपको 76 सेंटीमीटर का हाइट रहता है, ठीक है। ये आपको नोन रहता है, ठीक है। ये भी आप मेजर कर लेते हो, और जनरली ये 76 सेंटीमीटर रहता है। आपने सुना होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरह से कुछ, ठीक है। 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो मतलब कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये 76 ही रहता है, और अगर नहीं भी रहता तो मान लो कि अगर आप इसको मेजर करते हो तो वो 76 सेंटीमीटर निकलता है।
तो अगर आप देखो तो पी एट ए इक्वल्स टू पी एट बी तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है सेम लेयर पे और लिक्विड तो सेम ही है, मर्क्यूरी। ठीक है, तो पी एट ए क्या होगा मेरे को नहीं पता। ये जो होता है वैक्यूम होता है। ठीक है, ये जो होता है वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम का तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना नहीं है, क्योंकि आपने पहले क्या किया था, फिल्ड कर लिया था पूरा, फिर इन्वर्ट किया। तो यहाँ पे क्या बन गया, इस एरिया में आपको वैक्यूम बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका इतना तक का आपका मर्क्यूरी आ गया, सिंस कि आप इस लेवल से मर्क्यूरी को पहले से ही मेजर कर लेते हो, जो कि जनरली 76 निकलता है। मैंने मान रखा है, नहीं भी मानोगे तो वो 76 ही आएगा। जब आप बैरोमीटर में एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में तो ये 76 आता है, बहुत कोई ने अपने 12th में कर रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पी ए को जगह पे क्या लिख सकते हो, रो मर्क्यूरी विच इज रो एच जी into gravity into h. This h will be what? This h is this one, 76 centimeter. ठीक है, equals to p at b, and this p at b is nothing but p atm. ठीक है, तो अब देखो रो एच जी पता है आपको बिल्कुल, विच इज वॉट 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्रेविटी आपको पता है। ठीक है, एच पता है क्या, एच यही है ना 76 सेंटीमीटर। तो आप इससे लिखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो बस यही तरीका है। ठीक है, तो बैरोमीटर इसीलिए यूज होता है, तो यही है। ठीक है, तो बैरोमीटर, मैनोमीटर और हाइड्रोलिक्स आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है हम बेसिकली पास्कल्स लॉ को हमने देख लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो बेसिकली आप सबसे पहले कि फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन कर्व सरफेस उसको अच्छे से देखें। पास्कल्स लॉ कुछ नहीं है, पास्कल्स लॉ इजी है। ठीक है, पास्कल्स लॉ बस मैंने समझाने के लिए आपको समझा दिया, उसके एप्लीकेशंस बता दिए। बेसिकली हाइड्रोलिक्स में काम आता है, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि नहीं तो फिर लोग बोलते हैं कि वो आपने कवर नहीं किया, तो मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली आप एरिया डिफरेंस से एक छोटे से प्रेशर से बड़ा प्रेशर जनरेट कर सकते हो। मैनोमीटर बता दिया, इट इज़ बेसिकली ये बोर्ड्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैनोमीटर इज used to measure the gas. Similarly barometer is used to measure the atmospheric pressure. तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में होगा। यू लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।